बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा हमने, है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजें हैं, एक एनोड रहता है, एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट। हमें पूछे भी एनोड तुम किसे मानते हो, तो हम कहेंगे ऐसा रोड जो पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया उसे क्या कहा है हमने? एनोड। कैथोड किसे मानते हो? ऐसा रोड जो नेगेटिव के साथ जोड़ा गया उसे क्या कहेंगे? कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हो? ऐसा जो सोल्यूशन डाला गया है बीकर में उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। कल हमने जो इलेक्ट्रोड पढ़े थे वो इनर्ट पढ़े थे। इनर्ट का मतलब था ग्रेफाइट के या प्लाटिनम के। वो आप खुद रिएक्ट नहीं करते थे, ना तो ऑक्सीडाइज होते थे ना वो रिड्यूस होते थे। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? इनर्ट। जब भी किसी की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, खासकर एक्वस सॉल्यूशन में, तो एनोड पे एनायन मूव करते हैं, कैथोड पे केटायन मूव करते हैं। लेकिन दो केटायन दो एनायन हो जाते हैं, उनमें कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन में फिर H पॉजिटिव बनता है या नहीं बनता, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। ऑक्सीजन बनती है नहीं बनती है हमें डिसाइड करना पड़ता है। हाइड्रोजन सिर्फ तीन केस में बनती है, फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकंड अल्केलाइन और थर्ड जिसमें जनरली एल्यूमिनियम रहता है। ऑक्सीजन तीन ही केस में बनती है, या तो फ्लोराइड आ जाए या सल्फेट आ जाए या नाइट्रेट आ जाए, और कहीं नहीं बनती। कुछ केस हमने पढ़ लिए थे, दोबारा से कर लो। लिखना क्वेश्चन इसके करके दो मुझे। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous K2SO4, aqueous K2SO4, aqueous K2SO4। सेकंड है aqueous कॉपर सल्फेट, aqueous कॉपर सल्फेट। और थर्ड है aqueous सिल्वर नाइट्रेट। पूरा लिखना है। मान लो तुम्हें बोर्ड में दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुम स्टार्टिंग करोगे, पहले रिएक्शन लिखोगे K2SO4 से दो के और एक सल्फेट, फिर लिखोगे कैथोड पे दो केटाइन, फिर लिखोगे एनोड पे दो एनाइन। क्या क्या बनता है ना? ऐसे दो नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ट्राई। तीन बोले ना मैंने, K2SO4, दूसरा क्या है? कॉपर सल्फेट, तीसरा सिल्वर नाइट्रेट। इसमें दो है ना, एक मुझे दे दो। ये फोन बात करके मुझे बताना कौन, अगर कोई काम का हुआ तो मेरी बात करवा देना। प्रणव धवन, पेपर तुम्हारा बेटा? बाहर ही पड़ा यहाँ पे, लिखो, ये पढ़ाना उसे। ये क्या कह रहा है? काम क्या कोई? क्या बताना?
बस ठीक है वो अच्छा कैमरे वाला फोन हुआ कैमरा लगाना ना उन्होंने उधर पर हाँ उधर इधर क्लास च लगाना है इतो लटका के लगा हुआ या बोर्ड दिखे है ना इतने कितने बिच लगा हुआ है ठीक है पहला कोई बता दो बेटा K2SO4 अमरीश बता रहे हैं बताना पहले K2SO4 के केटाइन बता दे क्या क्या बने 2K पॉजिटिव एक बना सल्फेट लेकिन एक्वस है तो साथ में क्या लिखना चाहिए वाटर वाटर से क्या क्या बना एक H पॉजिटिव और एक OH नहीं ठीक हो गया कैथोड पे 2 केटाइन ले जाओ कैथोड पे 2 केटाइन ले जाओ कौन कौन से नारायण एंड H पॉजिटिव एनोड पे 2 एनाइन ले जाओ सल्फेट एंड OH ठीक हो गया बेटा यहां तक ठीक है के या H में से किसकी रिडक्शन करवाऊं मैं हाइड्रोजन बनाऊं या के बनाऊं बताओ हाइड्रोजन क्योंकि के क्या है फर्स्ट ग्रुप का है तो हाइड्रोजन बना दो इनमें से सल्फेट नाइट्रेट और फ्लोराइड अगर आता है तो क्या बनती है ऑक्सीजन तो फिर ये देखना सल्फेट आ गया क्या बनेगी ऑक्सीजन इससे ऑक्सीजन बना दो इसकी रिएक्शन हमेशा ऐसे आपको याद करवा दी थी बैलेंस की हुई है हाफ ऑक्सीजन एक H पॉजिटिव एक नेगेटिव है इधर एक पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैलेंस कर सोल्यूशन में क्या बनता है लास्ट पे सोल्यूशन में यहां से उठा लो 2 आयन एक तो के है एक सल्फेट है इनमें आपको क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना होता है क्रॉसिंग से क्या बन जाएगा K2SO मल्टीपल का क्वेश्चन क्या बन गया आपसे पूछा जा सकता है कैथोड पे क्या बना तो आपको भी हाइड्रोजन गैस बनती है एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनती है सॉल्यूशन में पोटाशियम सल्फेट बनता है इसका मतलब पोटाशियम सल्फेट ही डाला था पोटाशियम सल्फेट ही बना है इट मीन एक्चुअली ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हुई पानी की मेन जो हमारा कंज्यूम हुआ वो क्या हुआ बेटा पानी तो ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है कि जो सॉल्ट डाला आपने वो सिर्फ हो सकता है इस वजह से हो कि पानी कोई बढ़िया कनेक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कनेक्टर है तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हम थोड़ा सा कोई ऐसा सॉल्ट डाल देंगे जो खुद का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस कंज्यूम पानी ही हो रहा है क्योंकि पानी को तोड़ के एक तो हाइड्रोजन बन गई एक क्या बन गई ऑक्सीजन वो सेम अपने पास निकल गया है ना तो ऐसे भी हो जाता कर लोगे बेटा पहला नोट कर लो इसमें कोई भी डाउट है तो सेकंड सॉल्व कर रहे हैं सेकंड एक बार ट्राई कर लो कॉपी पे कौन सा है CuSO4 कर रहा हूं CuSO4 आयंस देखते हैं कौन कौन से बनेंगे CuSO4 करिए निपुण Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव पानी के गुरनूर आगे बता दे बेटा कैथोड पे कौन कौन से केटाइन है क्या बनाऊं दोनों में से कॉपर बनेगा प्रतीक आप बता रहे एनोड पे दोनों में से क्या बना दूं ऑक्सीजन बना ठीक है सोल्यूशन में H2SO4 बना दूं इधर से H उठा इधर से अगर एसिड बन गया सल्फ्यूरिक एसिड तो कभी मल्टीपल में आ जाएगी इसकी पीएच पे असर पड़ गया 7 हो गई ज्यादा हो गई या कम हो गई अगर एसिड बनता तो 7 से कम होएगी बेस बन जाता तो 7 से ज्यादा होएगी तो पीएच आगे
नीट या जेई में आ जाएगा 7 से क्या होगी। सेकंड चेक कर लो बेटा, विदाउट है किसी को। थर्ड करें, थर्ड कर रहे हैं। थर्ड कौन सा है? AgNO3। इसके लिए लिखो AgNO3 गिव्स AgN नाइट्रेट। वाटर के हमेशा दो ही आयन बनेंगे, एक H पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव। कैथोड एनोड। कोई बताना चाहता है कैथोड पे एनोड पे कैसे कैसे होगा? सुखमन, कैथोड पे Ag एंड H क्या बनाओगे बेटा? Ag, क्योंकि Ag कौन सा फर्स्ट सेकंड ग्रुप का है ना, है नहीं किसी का। तुम बताओ एनोड पे ऑक्सीजन बना दे बेटा, क्योंकि नाइट्रेट है ना, तो ऑक्सीजन बना देते हैं। गुड, ऑक्सीजन बन गया हाफ प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव। पानी में क्या रह गया फिर? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पानी में रह गया, ये हमें फायदा हो जा रहा है, इसका एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट आ गया नाइट्रिक एसिड, pH 7 से कम। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बन गए हमारे। एक तो बना सिल्वर मेटल, दूसरा बना ऑक्सीजन गैस, तीसरी बनी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा। अभी एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड या कैथोड में से एक पे ऑक्सीडेशन होती है, एक पे रिडक्शन। किस पे ऑक्सीडेशन होती है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एक और क्वेश्चन क्लियर है बेटा? आगे कर लें, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ही करवानी है हमने। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्या फर्क है आज वाले में? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? अगर आपने एनोड सेम मेटल का बना लिया, कार्बन का नहीं बनाया, प्लैटिनम का नहीं बनाया, वो तो इनर्ट है। अगर आपने एनोड सेम मेटल का बना लिया जिसका इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर का ही रोड ले लिया बाय चांस, गलती से कह लो जान के कह लो, कॉपर का ही क्या ले लिया? रोड। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक का ही क्या ले लिया? रोड। फिर उसे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है बेटा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में ऐसे केस में बहुत ही इजी होता है, अगर आपका सेम मेटल सॉल्यूशन भी सेम है, इज सेम एज इलेक्ट्रोड। मेटल इन सॉल्यूशन इज सेम एज इलेक्ट्रोड। सेम मेटल है, अगर कॉपर रोड है, सिल्वर रोड है, आयरन रोड है और उसी का सॉल्यूशन है, इसे हम कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेटल खुद रिएक्टिव है। मेटल खुद रिएक्टिव है तो एनोड पे वही मेटल है जो खुद ऑक्सीडाइज होएगी, कैथोड पे वही मेटल है जो खुद रिड्यूस भी होएगी। बस, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे केस में एनोड पे और कैथोड पे दोनों ही मेटल की ही होती है ऑक्सीडेशन, मेटल की ही ऑक्सीडेशन होती है। मेटल पे जितना भी पॉजिटिव आना है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यही वाला मेटल आयन पानी में आ जाएगा, पानी से यही मेटल आयन कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे। रिडक्शन भी इसी की हो जाती है, क्योंकि ये खुद क्या है? रिएक्टिव है। इट मींस मेटल अगर अपने ही सोल्यूशन में डाल दिया तो फिर H या O की बात नहीं सुनता, वो खुद अपनी ही चलाता है। क्या करना है उसने? जो एनोड वाला रोड है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर मेटल आयन पानी में भेज देगा। फिर से सुनो, रोड खुद क्योंकि काम किया अब हमारे, रोड से ऑक्सीडेशन होकर मेटल आयन पानी में आ जाएंगे, और जो पानी में आएंगे मेटल आयन वो दोबारा कहाँ चल जाएंगे? कैथोड। मींस ऑक्सीडेशन भी उसी की लिखनी है, रिडक्शन भी उसी की। ये तो सबसे सिंपल हो गया, इसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं सोचना। एक बार एक्शन लिखनी है नोड पे, मान लो कॉपर है, यहाँ लिखोगे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिख दोगे? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव
कॉपर। तो ये सबसे सिंपल वाला है, इसे हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब समझ आ रहा है? जिसका सोल्यूशन है उसी का रोड है। जिंक सल्फेट में रोड बताओ किसकी लूं मैं? जिंक की। सिल्वर नाइट्रेट में रोड किसकी डालूं? सिल्वर की। कॉपर सल्फेट में रोड किसकी डालूं? कॉपर की। फिर आपको कुछ नहीं सोचना, फिर ये सोचना है भी कॉपर की ही ऑक्सीडेशन, कॉपर की ही क्या होगी? कर लोगे बेटा? क्लियर है? और ये वाला जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसके हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन देख लो क्या क्या है। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन है बेटा, पहला एप्लीकेशन तो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। सुना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, अंदर तो आयरन का सिल्वर होता है, ऊपर किसका हल्का सा पर चढ़ाते हैं? गोल्ड की। तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। वो इसी का यूज करके करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि वही वाला एनोड से निकल के कहाँ जाता जा रहा है? कैथोड पे। ठीक है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है। मान लो हमने मेटलर्जी की, आपने 10th में पढ़ा होगा मेटलर्जी, हमें कट गया वो सिलेबस में से। मान लो आपने मेटलर्जी की, कॉपर बनाई, लेकिन कॉपर मेटल जब बनाई बेटा वो 100% नहीं बनी, उसमें कोई आयरन भी है थोड़ा बहुत मिक्स, 1-2%, 1-2% उसमें कोई सिल्वर है या गोल्ड है, कुछ भी है। हम चाहते हैं कि 100% कॉपर अलग कर दें, बाकी सारी चीजें अलग कर दें। तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सा दिखेगा? कॉपर सिल्वर एलॉय बन जाती है, एलॉय में अब स्टील है, स्टील में तुम्हें कौन सा पता चलता है कि कहाँ आयरन है, कहाँ देख के तो पता चलता नहीं। तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मदद से बहुत इजीली आप करवा सकते हो, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे होगा? मान लो मैं कॉपर की समझा रहा हूँ। कॉपर का रोड मिल गया बेटा इम्प्योर का, बड़े वाला रोड है इम्प्योर कॉपर। मैंने इसे तो बना लिया, पॉजिटिव से जोड़ा है। क्या बनाया फिर मैंने? पॉजिटिव से जोड़ा है एनोड, और एक बहुत ही पतली सी कॉपर की प्योर की रोड ले ली, प्योर कॉपर, प्योर कॉपर की रोड ले ली, इसे क्या बना दिया? कैथोड। और मैंने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अभी जो बताया, अगर कॉपर की रोड है तो बीच में पानी में कॉपर आयन होने जरूरी है, कॉपर सल्फेट डाल दूं, कॉपर सल्फेट डाल दिया। अभी जो मैंने बताया आपको उस हिसाब से कोई बताओ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए? कॉपर की। तो यहां से और नहीं कोई मेटल निकलेगी, इसमें आयरन भी है सिल्वर भी है, लेकिन क्या निकलेगी? सिर्फ कॉपर। कॉपर वाला निकल के पानी में आ जाएगा। ये तो हो गया एनोड पे रिएक्शन। कॉपर से क्या बना? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जो कॉपर आयन है इकट्ठे होते जाएंगे इधर नेगेटिव की तरफ। ये कॉपर आयन यहां जाके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएंगे? कॉपर। क्या होगा? थोड़े टाइम में आप देखोगे भी इधर से तो रोड पतली होती जा रही है, इधर रोड थिक होती जा रही है, लेकिन इस रोड में से सिर्फ और सिर्फ कॉपर निकल के इस पे चढ़ेगा, ना तो आयरन चढ़ेगा ना सिल्वर। तो ये इसका फायदा है कि जिसका मेटल उसी का सोल्यूशन अगर है तो बस वही एनोड से नीचे आता है, नीचे से फिर कैथोड पे चला जाता है। हो जाएगा बेटा? तो इसे हम यहां यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कर लोगे बेटा? ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमें कहेगा भी कोई सेटअप बता दो, तो बस इतना वर्ड याद रखो, इम्प्योर को एनोड बनाना है। एनोड किसे बनाना है? इम्प्योर को। प्योर को क्या बनाना है? कैथोड। बस इतना भी याद रखना है। याद रखने वाला क्या है? ये बना लिया सेल। हमें बस इसमें से इतना याद रखना है, सेटअप क्या होगा? सेटअप क्या होगा? आपको जो भी इम्प्योर मेटल देगा उसे क्या बनाओगे? एनोड। प्योर मेटल को क्या बनाओगे? क्या?
कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम मेटल का होना चाहिए, बस ये ध्यान दें। ऐसा नहीं भी तुम कॉपर का चला रहे हो और जिंक डाल रहे हो, नहीं। कॉपर रोड लिए हैं तो जिंक सल्फेट नहीं चलेगा, कॉपर सल्फेट ही चलेगा। जिंक की करवा रहे हो तो जिंक सल्फेट चलेगा, गोल्ड की करवा रहे हो तो गोल्ड चलेगा। ठीक है। इसके वजह से क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें दे दिया एक इम्प्योर सिल्वर, एक दे दिया प्योर सिल्वर, एक दे दिया सिल्वर का कोई सोल्यूशन दे दिया। कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन देता है, ये वाले सोल्यूशन देता है, इन सोल्यूशंस को हम पढ़ गए हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाँ, हमें तो सिल्वर दिखना चाहिए बीच में, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको इनमें ए बी सी देके इधर कह देगा 1 2 3, जरा मैच कर दो, इनमें से कौन कैथोड है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन एनोड है। अपनी कॉपी जरा मैच करो, कैसे कैसे करोगे। इम्प्योर को क्या जोड़ोगे, प्योर को किसके साथ जोड़ोगे, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इनमें से तीनों में से। ए के लिए बताओ, ए के लिए थर्ड एनोड बनाएंगे, इम्प्योर को, प्योर को क्या बनाएंगे, कैथोड। तो ए के लिए थर्ड, बी के लिए 1, सी के लिए कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो किसी की भी मेटलर्जी करवानी है ऐसे आप करवा सकते हो। इम्प्योर रोड बड़े वाली को तो बनाओ एनोड, पतले वाली को प्योर को बना दो कैथोड, बीच में सोल्यूशन उसी मेटल का डालो बस जिसे आप करवाना चाहते हो प्योर। ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या देगी, कॉपर में दो इम्प्योरिटीज है, आयरन और सिल्वर की, कॉपर की रिफाइनिंग करनी है सेटअप बताओ, तो तुम कहोगे इम्प्योर को बना लो एनोड, प्योर कॉपर को बनाओगे थोड़ा। ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हें आयरन सिल्वर दे दिया तुमको, चलो आयरन ले लेते हैं, ऐसा नहीं। जिसकी रिफाइनिंग कही जा रही है कॉपर की गई है, तो प्योर कॉपर को बनाओ कैथोड, कॉपर का ही सल्फेट या नाइट्रेट को लेके क्या बनाओ सोल्यूशन। तो इस पे ध्यान देना, जो मेटल आपको कहेगा रिफाइनिंग करवाओ उसी के लिए आपने। क्लियर है बेटा, इतना हो जाएगा। पहली एप्लीकेशन समझ आ गई। सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मान लो इधर गोल्ड ले लिया, एनोड बनाया है, गोल्ड का ही सोल्यूशन ले लिया, गोल्ड का ही सोल्यूशन ले लिया, लेकिन यहां मैंने एक आयरन का रिंग ले लिया। ये किसका बना हुआ है, आयरन का। तो क्या अभी भी रिएक्टिव का केस है, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि रिएक्टिव के लिए मैंने कब कहा अभी कैथोड क्या होना चाहिए, मैंने तो कहा एनोड होना चाहिए। रिएक्टिव के लिए क्या कंडीशन बताइए आपको, एनोड सेम हो जिसका सोल्यूशन है, तो वो तो है। अगर ऐसा है तो यहां पे ध्यान दो, एनोड गोल्ड है, तो गोल्ड से गोल्ड आयन बनेंगे, गोल्ड की कॉमन वैलेंसी रहती है 3 पॉजिटिव, सिल्वर की होती है 1, गोल्ड की क्या होती है 3। तो यहां से तो हमें समझ आ गई, गोल्ड कहाँ आ जाएंगे, पानी में। पानी वाले कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। अगर पानी वाले कैथोड पे जाएंगे तो उनके लिए कोई कंडीशन तो हमने रखा नहीं, उन्हें आयरन दिख रहा है, ठीक है, आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर मैं प्योर गोल्ड रखता तो प्योर गोल्ड के ऊपर चढ़ जाते, मैंने आयरन रख दिया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो कहाँ जाना है, कैथोड पे। तो एनोड से गोल्ड आते रहेंगे, एनोड से गोल्ड आते रहेंगे ऑक्सीडाइज होके। ये याद रखना, इसका 3 पॉजिटिव होता है, सिल्वर का 1 होता है ना। कैथोड पे यही वाले गोल्ड डिपॉजिट होते रहेंगे, हमें बस उल्टा लिखना होता है रिएक्शन को। लेकिन इससे क्या हमारा आयरन का रिंग जो है क्या गोल्ड प्लेटेड हो जाएगा, यस।
ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रिफाइनिंग में और गोल्ड प्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट मीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अगर सेटअप देखें, जैसे उसमें आपने याद किया इम्प्योर को एनोड बनाया था, प्योर को कैथोड, इसमें सेटअप ऐसे याद कर लो भी, एक तो मेटल है कोई जिसे डिपॉजिट करवाना है, एक कोई आर्टिकल है, आर्टिकल कोई आयरन रिंग है, कोई मैं इसे गोल्ड प्लेटेड करना चाहता हूं, कोई भी आर्टिकल है, आपका फ्रेम है स्पेक्स का, इसे आप गोल्ड प्लेटेड करना चाहते हो, वो आर्टिकल है। एक चीज होगा इलेक्ट्रोलाइट, किसे एनोड बनाए किसे कैथोड बनाए, तो आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल को कैथोड बनाना, आर्टिकल राइट साइड पे आना चाहिए, इसे क्या बनाना है, कैथोड। मेटल का क्या बनाना है फिर, एनोड, आर्टिकल को बनाना है कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जो एनोड का सोल्यूशन है वही लेना है, एनोडिक मेटल का सोल्यूशन लेना है, एनोडिक मेटल सोल्यूशन, एनोडिक मेटल सोल्यूशन, ठीक है। आर्टिकल को बनाना है कैथोड। मान लो तुम बताना मुझे कैसे करोगे, मेरे पास सिल्वर मेटल का एक ब्रेसलेट है, सिल्वर मेटल का, लेकिन मैं उसे ऊपर से गोल्ड प्लेटेड करना चाहता हूं, बताओ कैसे सेटअप करें। सिल्वर को क्या बनाओगे, कैथोड, गोल्ड को एनोड, सोल्यूशन सिल्वर का या गोल्ड का, गोल्ड का, जिस मेटल को चढ़ाना है उसी का सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लो, ज्यादातर सोल्यूशन आपको इसमें ऐसे वाले मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स साइन ज्यादा यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो, कभी मल्टीपल आ जाए भी कौन सा बेटर है, तो कॉम्प्लेक्स साइंस आर प्रेफर्ड, complexes आर प्रेफर्ड। इसके दो रीजन है, पहला तो है कि यूनिफॉर्म थिक लेयर चढ़ती है, यूनिफॉर्म थिकनेस लेयर, जो ये कॉम्प्लेक्स है ना इसका क्या काम है, ये सारा नहीं आयनाइज होता, ये इक्विलिब्रियम सेटअप होता है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना साइनाइड के साथ, तो इसमें गोल्ड 3 पॉजिटिव वाले जो आयंस हैं बहुत कम रहेंगे, अगर कम रहेंगे उसका फायदा ये होगा कि जब गोल्ड इस पे, मान लो इसमें से गोल्ड एंड 100 है, मान लो 100 में से जब 70-80 डिपॉजिट हो जाएंगे तभी 70-80 और निकलेंगे, फिर 70-80 डिपॉजिट हो जाएंगे और टूटेंगे, फ्री नहीं छोड़े सारे, कहां तो कि 1000 फ्री बना है, 1000 का 1000 यहाँ क्लोज आ गया, इसके यहीं पे सारा चढ़ गया, कहा ऐसे नहीं, 70-80 जितने चढ़ते हैं उतने और आते हैं, फिर डिपॉजिट होता है, फिर इससे क्या होता है कि सारे के सारा आर्टिकल एक जैसा इलेक्ट्रोप्लेटेड होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह थिक हो गया एक जगह चढ़े नहीं, ऐसे ही, पहला रीजन। दूसरा रीजन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती बेटा, क्योंकि इनमें एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी पॉसिबल है, अगर आयरन और गोल्ड 3 ले लें तो ये तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन गोल्ड का क्या हो सकता है, रिडक्शन, ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि गोल्ड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, आयरन की लूज करने की क्या है, ज्यादा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट ना हो जाए रिएक्शन, तो मैं गोल्ड फ्री नहीं दे रहा, गोल्ड क्या है, साइनाइड के साथ बंधा हुआ है, ये वाला गोल्ड साइनाइड के साथ बंधा होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन इतनी है ही नहीं कि ये डायरेक्ट इससे रिएक्शन कर पाए, जैसे जैसे इसके ऊपर डिपॉजिट होगा उसके बाद ही इसमें से निकलेगा, तो एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम रोकना चाहते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स बिटवीन कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट will not occur, will not occur, डायरेक्ट ना हो जाए कहीं रिडॉक्स रिएक्शन, आपस में सेल बन जाए, एक लूज करने लग जाए, गेन करने लग जाए, फिर हमारा पर्पज जो है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, हमारा आयरन का जो आर्टिकल है वो तो Fe3 बनने लग गया, पानी में आने लग गया, तो इस दो वजह से जल्दी तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इतना ही है, ये बताओ इनमें से कोई फर्क है, अभी गोल्ड क्लोराइड ले लें या गोल्ड का कॉम्प्लेक्स ले लें, हम कहेंगे हाँ थोड़ा सा फर्क है, बेटर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। फिर भी कभी तुम्हें पूछ ले भी इसका रीजन, तो मैंने तुम्हें वैसे जनरल बता दिया, एक तो यूनिफॉर्म थिक लेयर चलती है, एक ये आपस में ना रिएक्ट कर जाए कहीं, इस वजह से हम फ्री नहीं छोड़ते हैं आयन, कॉम्प्लेक्स बना के कर हो जाएगा बेटा।
क्लियर? आज का टॉपिक सिंपल था। क्या पढ़ा आज हमने? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या है रिएक्टिव? सेम मेटल सेम सोल्यूशन, सबसे इजी वाला। उसी मेटल का एनोड ऑक्सीडेशन, उसी का उल्टा करके कैथोड रिडक्शन। दो एप्लीकेशन, इम्प्योर से प्योर पे चढ़ाते रहो, प्योरिफिकेशन। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी भी आर्टिकल के ऊपर कोई मेटल चढ़ानी है, मेटल एनोड बना दो, आर्टिकल कैथोड चढ़ता जाएगा। क्लियर है बेटा? इतना हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम आगे ये सीखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। हमें ये तो पता चल गया भी कैथोड पे कॉपर या ये बनता है। अब न्यूमेरिकल में हो सकता है वो खुद ही बता दे तुम्हें कॉपर, लेकिन वो तुम्हें थोड़ा ये पूछने वाला है भी कितने मोल कॉपर के बनेंगे, कितने ग्राम कॉपर चढ़ेगा। तो यस, हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें हेल्प की है फेराडे ने। फेराडेज लॉज हैं 3, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले जीरो फ्लो समझते हैं। जीरो फ्लो क्या है? फेराडे, इसी के नेम पे बेटा हमने यूनिट भी दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का, फेराडे आपने सुना होगा, है ना। जीरो फ्लो क्या है? पहले जीरो फ्लो समझते हैं। मान लो कोई मेटल डिपॉजिट हो रही है, सोडियम। तो क्या हमें इतना आइडिया है कि सोडियम अगर बंद है तो सोडियम कितने पॉजिटिव से बना होगा? तो ऑब्वियसली सोडियम की वैलेंसी कौन सा वेरिएबल है, हमें पता भी सोडियम कितने से बना होगा? 1 पॉजिटिव से। हम इसकी रिएक्शन ऐसे बना सकते हैं भी अगर सोडियम बन गया, कैसे बन गया वो हम पढ़ाए, कैथोड एनोड वो हम पढ़ाए। हमें इतना का आइडिया है भी हाँ ये सोडियम पॉजिटिव से बना होगा। अगर मैग्नीशियम बना तो बताओ किससे बना होगा? ए पॉजिटिव से। अगर एल्यूमिनियम बना तो किससे बना होगा? ए पॉजिटिव से। ठीक है। अगर इसे बैलेंस करें तो कोई इलेक्ट्रॉन बता सकता है कितने कितने लगने चाहिए? पहले में कितने? एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, दो पॉजिटिव है तो दो, तीन पॉजिटिव है तो तीन। ठीक हो गया। इसने इससे क्वांटिटी मेजर कर ली चार्ज की। कैसे? अगर इसका 1 मोल बनाना है बेटा तो इसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, बताओ। अगर 1 मोल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लगेंगे? 1 मोल लगेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मोल। इसका 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 मोल। इसके लिए कितने लगेंगे? 3 मोल। इससे मैं चार्ज निकाल सकता हूं क्योंकि आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसको याद है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स एक मोल पे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता रहता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नेगेटिव ऑब्वियसली, लेकिन इसे हम चलो अगर सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बेटा 96500 कूलम। इसे इसने यूनिट बना दिया इतने कूलम को, अप्रोक्सीमेट को, इसे कह दिया 1 फेराडे, क्योंकि फेराडे ये चीज पे रिसर्च कर रहा है। फेराडे ने इसको एक अपना नाम दे दिया। वो कहता जितना भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो तुम मल्टीप्लाई करके कितना बताओगे? 96500 कूलम। इसे एक यूनिट बना दिया, यूनिट का अपने नाम पे नाम रख दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत अच्छी चीज बता रहा था। क्या नाम दे दिया? फेराडे। फेराडे यूनिट ऑफ चार्ज। कितने कूलम के इक्विवेलेंट हैं? 96500 कूलम के। 1 फेराडे
965 कूलम तो आपने शायद सुना होगा कि फिजिक्स में आता है ना कूलम। इससे हमारा बहुत इजी हो गया, जीरो थ्रो बन गया। कैसे? अगर यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये हो गया भी 1 फेराडे है, और 1 फेराडे से सोडियम कितने मोल बनेगा? 1 मोल। 1 मोल का तो तुम्हें वेट पता है, फिर कितना ग्राम बन गया सोडियम? 1 मोल का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। तो मुझे समझ आने लग गई भी, हाँ 23 ग्राम अगर मैंने सोडियम बनाना है, 23 ग्राम, तो मुझे 1 फेराडे देना पड़ेगा। अगर तुम्हें फिजिक्स में जाना है, वो कहता है कूलम बताओ कितने हैं, तो मैं कहूंगा भी 1 फेराडे में तो 96,500 कूलम रहते हैं, इतने कूलम पास कर दो, बन जाएगा। क्लियर है ना? तो 1 फेराडे से 1 मोल का रिलेशन आ गया। फेराडे समझ आ रहा है? इसमें 1 मोल के लिए कितना? 2 फेराडे। इसमें 1 मोल के लिए कितना? 3 फेराडे। तो आपको फेराडे का समझ आ जाएगा। पहले फेराडे को मोल में कन्वर्ट कर देना, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे निकल जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो पहला जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ लिखो। जीरोथ लॉ इज सोडियम के लिए 1 मोल बनता है कितने से? 1 फेराडे से। मैग्नीशियम का 1 मोल कितने से बनता है? 2 फेराडे से। एल्यूमिनियम का 1 मोल कितने से बनता है? 3 फेराडे से। तो किसी की बस वैलेंसी देखनी है। बताओ कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है 2 फेराडे से, तो कॉपर 2 पॉजिटिव है ना। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा मेरा कितने फेराडे से? 2 फेराडे से। एल्यूमिनियम बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड से, 1 मोल कितने से बनेगा? 3 फेराडे से। तो ऐसे हमें मोल का रिलेशन पता चल जाएगा। क्लियर है बताइए? हो जाएगा। तो इससे मोल हमारे बनने लग जाएंगे। जीरोथ लॉ है इसे, और इसने जो दिया इसने थोड़ा सा और इजी कर दिया हमारे लिए। देखना इसका 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे बनते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी। एन फैक्टर याद है? एन फैक्टर क्या है? वैलेंसी। तो सोडियम के लिए वैलेंसी कितनी है? 1। इट मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने से बनता है? 1 फेराडे से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। तो यहां मैं 1 मोल की जगह कितने इक्विवेलेंट्स लिखूं बताओ? 2 इक्विवेलेंट्स लिख दूं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2। तो 2 इक्विवेलेंट्स कितने से बने बेटा? 2 फेराडे से। लेकिन इसकी तो वैलेंसी 3 है एल्यूमिनियम की। 3 इक्विवेलेंट्स कितने से बने? 3 फेराडे से। इट मींस अगर आपको ये वाला रिलेशन याद आता है तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ फेराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। 10 फेराडे 10 इक्विवेलेंट, 20 फेराडे 20 इक्विवेलेंट, 50 फेराडे 50 इक्विवेलेंट, 100 फेराडे 100। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ था। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ? कितने इक्विवेलेंट बनेंगे किसी के इक्वल टू कितने फेराडे तुम पास करते हो? बताओ कितने फेराडे पास कर रहे हो, है ना। तो बस क्या है जीरोथ लॉ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, number of equivalents formed equal to number of Faradays passed। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे बेटा, मोल्स निकालने हो तो तुम ऐसे बनाना। अगर तुम्हें कहता नहीं मुझे तो मोल्स बताओ, तो तुम इक्विवेलेंट्स बना लो, इसे डिवाइड क्या कर देना उसकी वैलेंसी या एन फैक्टर से। तो हम मोल्स उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे? भी 10 फेराडे 10 इक्विवेलेंट, 20 फेराडे 20 इक्विवेलेंट, 50 फेराडे 50 इक्विवेलेंट। लेकिन कहीं 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 अगर वो जानबूझ के हमें इक्विवेलेंस को कहता नहीं इक्विवेलेंस ही चाहिए, मोल बताओ, ठीक है मोल बता देंगे। कैसे? तुम्हारे जितने इक्विवेलेंट हैं डिवाइड उसकी वैलेंसी से कर दो, वो क्या हो जाएंगे? मोल। ठीक है, तो पहला हमारा कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा। क्लियर?
तो इसमें हमें ये भी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही आ गया भी कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं ऐसे। कर लोगे बेटा ये? क्लियर है? जैसे सोचो, मान लो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, सोल्यूशन में NaOH बना, सोल्यूशन में NaOH बना, तो मैं सीधा क्वेश्चन मैं दूंगी 10 फराडे से कितने ग्राम NaOH बना, 10 फराडे से कितने ग्राम, तो तुम कहोगे सर 10 फराडे से तो 10 इक्विवेलेंट बने NaOH के, ठीक है। NaOH की वैलेंसी 1 मानेंगे। एन फैक्टर याद है, एसिड के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ H, बेस के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ OH, सोल्ट के लिए टोटल चार्ज। दोबारा लिखवा दूं, एक बार लिख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी मैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर एक बार दोबारा से लिख लो, जो हम यहाँ मोल्स बनाने वाले हैं ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाला तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, डिवाइड एन फैक्टर +1 वाला आ रहा है। एन फैक्टर क्या क्या होता है? एन फैक्टर एक होता है वैलेंसी, इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एटम। अगर तो एटम है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एक एटम है फिर तो वैलेंसी ले लो। दूसरा, अगर कोई बेस बन रहा है, जैसे मैंने अभी बोला NaOH, बेस के लिए होता है नंबर ऑफ OH। जैसे NaOH में कितने OH हैं? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca ट्वाइस, तो 2, फिर इसमें 2 हो। एसिड के लिए नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ H, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आएगा तो 2, फास्फोरिक एसिड आएगा तो 3। सॉल्ट के लिए आएगा बेटा, बता दो, टोटल चार्ज ऑन केटाइन, दैट इज नंबर ऑफ केटाइन इनटू वैलेंसी ऑफ केटाइन, नंबर ऑफ केटाइन इनटू वैलेंसी ऑफ केटाइन। और पांचवा, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन आती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल सभी की दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं 10 फराडे से कितने मोल बनेंगे, तो तुम्हें इक्विवेलेंट तो पता चल ही गया, तुम कहोगे 10 फराडे से कितने बनेंगे 10, लेकिन आगे मोल बनाने के लिए 10 को डिवाइड करना है फैक्टर से, वो तुम इनमें से देखना भी जो बोला मैंने, क्या वो एटम बोला है, मान लो एल्यूमिनियम बोला है 3, ऑक्सीजन बोला है तो डिवाइड करते जाना, बेस बोला है NaOH तो फिर 1, MgOH ट्वाइस 2, एसिड बोला है HCl 1, H2SO4, H3PO4, सोल्ट बोला है Na2SO4, तो Na2 के बारे में सोचो, Na2 एक Na पे 1, 2 Na पे 2, तो टोटल चार्ज ऑन केटा। लास्ट को मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दूंगा, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, तो तुम निकालना जानते हो एक्स निकाल के कितने का चेंज हुआ है ना, वैसे। ठीक है, तो एक सिंपल बेसिक का क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं तुम्हें 10 फराडे दे रहा हूं, 10 फराडे के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको मोल्स बताने हैं 10 फराडे के लिए। मैग्नीशियम के कितने बने हैं? दूसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने बनेंगे? तीसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कितने बनेंगे? चौथा, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने बनेंगे? पांचवा, कोई ऐसे रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, इसके कितने बनेंगे? इसमें याद है 7 पॉजिटिव से 2 चेंज कितने का आ गया? 5 का, तो इसे 5 से डिवाइड कर देना। तो आपको मोल्स निकालने हैं, अगर तो इक्विवेलेंट होता फिर तो 10 आ ही गए थे आंसर, अगर तो इक्विवेलेंट होता फिर तो 10 ही आ गए थे। मोल्स को 10 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करते जाओ, ये 10 को कितने से करोगे, ये 10 को कितने से करोगे, इतना दिमाग तुम लगा के देखो, कोशिश करो, नहीं तो फिर हम चलाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करो एक बार एन फैक्टर की। पहले के लिए मैग्नीशियम में तो वैलेंसी लगेगी भाई, वैलेंसी कितनी लगेगी? 2 ले लें, देखो फिर 10/2
2, तो कितने मोल्स आ गए 10/2। ठीक हो गया। वैलेंसी तो ऐसे थोड़ा सा तो आपको आती है केमिस्ट्री इतनी, तो 282 है ना, 2 लूज करेगा, वैलेंसी कितनी है 2। सॉल्ट है, सॉल्ट में केटाइन उठाओ और उसका चार्ज मुझे बताओ। 2 ही है क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है 2, तो 10/2 5 मोल्स बनेंगे। कितना इजी हो गया है ना, कि कितना बनेगा आपको पहले से पता है। बेस आ गया कितना 2, एसिड आ गया 2, ये कितना आ गया ऐसा, ये इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। इसका एक एनसीईआरटी का दे रहा हूं, एक ये दिया हुआ एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्रोमेट से क्रोमियम बना रखा है। इसमें मैंने तुम्हें फिर से याद कराता हूं, स्पेशली बताया था भी 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम का कुछ रोल रहता था, याद कर लेना, डबल होते थे इंटू 2। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, कैसे निकालते थे दोबारा बताता हूं। देखो 2 क्रोमियम का क्या मानते हैं 2x, 2 क्रोमियम का क्या माना 2x, 7 ऑक्सीजन का चार्ज, एक को -2, 7 पे -14 मस्ट बी इक्वल टू -2। कितना आ गया बेटा x निकाल, 6 आ गया, तो 6 लिख दिया। इधर चेक करो 3 आ जाएगा, 2x 6 3 आ जाएगा। अब वैसे तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 का है, लेकिन हम तक तो 6 है, क्यों, क्योंकि 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम होने की वजह से हम कहेंगे भी डबल हो जाएगा एन फैक्टर। डबल कितना हो जाएगा, एक के लिए 3 था, 2 के लिए कितना है 6। और दोनों में फर्क देख लो, यहाँ एक था तो मैंने डबल नहीं किया, 5 का डिफरेंस 5 ही रखा, यहाँ डबल था तो मैंने डबल कर दिया, तो इसका एन फैक्टर कितना है 6। तो अब इसका क्या है 10/6 कर लोगे बेटा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर तो इक्विवेलेंट कहता फिर तो सेम ही था, मोल्स कहते तो आप एन फैक्टर अलग अलग याद कर लो, पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लो। क्लियर है बेटा, ये समझ आ गया इतना, जीरो फ्लो समझ आ रहा है। लास्ट एक नीट या जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं। नीट जेई में एक सीधा ही नॉर्मेलिटी अगर निकालनी हो, मान लो एसिड बना जा बेस बना, एसिड बना जा बेस बना, अभी हमने किया था ना कि एसिड बन गया pH 7 से कम चली गई, एसिड बना जा बेस बनाकर कहता है कितनी नॉर्मेलिटी है उसकी, तो वो भी जीरो फ्लो से सही निकलेगी। कैसे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या लगता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सीधा ही बता दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड वॉल्यूम इन ml इन 2000, ये होती है कि नहीं नॉर्मेलिटी। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो मैं किसके इक्वल बता रहा हूं, फेराडे के, तो हम यहाँ सीधा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं कह दूंगा भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ फेराडे है, तो अब नंबर ऑफ फेराडे देख लेना कितने हैं, वॉल्यूम इन ml इनटू क्या है 1000, सीधी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। अगर मोलैरिटी कहता है तो आगे फॉर्मूला आपको आता है, मोलैरिटी इनटू वही एन फैक्टर जो भी पड़ा है। अगर मोलैरिटी कहता तो सीधी तो नहीं मैं निकाल पाऊंगा, नॉर्मेलिटी निकाल दूंगा, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी भी निकाल। तो क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, तुम्हें लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे 1 सेकंड से पहले होगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको कह रहा है 1 मोलर 1 लीटर NaCl इलेक्ट्रोलाइज्ड by passing 0.1 Faraday, find out normality of NaOH formed। अब तुम यही क्वेश्चन किसी और को देना, वो कर दे अगर आधा घंटा, तो है ना, तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो। बताओ कितना आंसर आ गया, कहीं उठाओ फेराडे कितने हैं, कहीं उठाओ लीटर वॉल्यूम कितना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो हमें करने की वजह क्या आ गया, नंबर ऑफ फेराडे ये रहे 0.1, वॉल्यूम 1 लीटर ही है, अभी 1 लीटर 1000 ml, हम कहेंगे नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.1 डिवाइड 1000 इंटू आ गई 0.1। मोलैरिटी भी सेम ही आ गई इसकी, तो क्योंकि एक ही OH होता है, मोलैरिटी भी सेम आ गई।
और डिफिकल्ट जाते हैं जेई में। बताओ पीएच कितनी है, तो बेस है, पहले पीएच निकलेगी, 10 पर -1 हो गया OH। बताओ पीएच कितनी निकली, 1, पीएच 1, पीएच 30। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन 0th लॉ दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, स्टार्ट किए फर्स्ट और सेकंड, लेकिन मुझे लगता है कि मल्टीपल जो तुम्हारे होंगे बहुत इजीली होंगे 0th लॉ से। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो पीएच निकालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, NaOH की, आधा घंटा नहीं निकलते तुम्हारे, 1 सेकंड में निकलेंगे। नंबर ऑफ फेराडे, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मतलब एच OH आ गए, एच आ गए तो सीधा ही पीएच आ गया, माइनस लोग लेके, OH आ गए तो पीओएच आ गई, 14 माइनस करके क्या आ जाएगा, पीएच हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, एक बार देख लो फिर से। 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए आपको। पहला क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है बताओ। अगर एनोड सेम मेथड का है, जो पानी में सोल्यूशन है, तो फिर सिंपल है, एनोड से ऑक्सीडेशन उसी की होगी, कैथोड पे उसी की रिडक्शन, एनोड से निकलेगी कैथोड पे चढ़ेगी। इसके 2 एप्लीकेशन हो गए, रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहला, और दूसरा एक 0th लॉ बताया कि जितने इक्विवेलेंट बनेंगे उतने ही फेराडे तुम्हें पास करने हैं। अगर 10 फेराडे हैं तो 10 इक्विवेलेंट, और अगर इक्विवेलेंट मोल में कन्वर्ट करना तो एन फैक्टर वाला रिलेशन है, उससे आप करते हो जाएगा बेटा। इतना करा ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारे एमटीजी के डाउट है, ठीक है, 5:30 रखा है क्लास। एमटीजी के डाउट बेटा 5:30 से 6:30 हैं इवनिंग में, जिसमें भी